आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 110 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 111 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसने हमें पहचान तो लिया है, लेकिन इस बारे में शायद पूरी यकीन नहीं है, इसलिए हमें लूसी के पास भेजना चाहता है ताकि तुम्हारे जरिए हमारी शनाख्त होते ही हमें वहीं घेर ले। किसी वजह से हम ज़ेर हो जाएं तो ये याद रखना कि तुम्हें हमारी तरफ से भरपूर अजनबियत का इजहार करना होगा। आप बेफिक्र रहें, मेरी वजह से आप पर ज़रा भी आंच ना आएगी। उसने सिरे से पहले के वाक़यात छेड़ने की कोशिश की, मगर मैंने सख्ती के साथ उसे रोक दिया, क्योंकि वो मुझे लूसी के फ़ोन से मुंसलिक टेप रिकॉर्डर के बारे में बता चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि उस आले के जरिए गजाला के माजी के बारे में लूसी की मालूमात में इजाफा हो। जब आप आए तो मेरे घर पर तो सब खैरियत थी ना? उसने पूरी उम्मीद और तुजस्से समेज लहजे में सवाल किया और मेरे रुए रुए में दर्द की लहरें सरायत करके आखिर में उसे क्या बताता और किस मुंह से बताता। सब खैरियत थी, ये बातें मुलाकात पर होगी। मैंने उसके मौजू को वहीं ख़त्म करते हुए दर्द भरे दिल के साथ कहा और वो बेचारी अपने बदनसीब प्यारों के बारे में ज़रा भी अंदाज़ा न लगा सकी। सिलसिला मुनक़ता करने से कबल मैं जज्बाती अंदाज में उसे दिलासा दे रहा था और वो एक बार फिर किसी बच्चे की तरह से सकने लगी थी कि अचानक रिसीवर में उसकी तेज चीख सुनाई थी और फिर दूसरी तरफ से लाइन बेजान होगी। मैं किसी बेजान पुतले की तरह कई सेकंड तक रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा, फिर उसे रडर पर डाल दिया। सिरे में चेकअप के मकान से फरार के बाद गजाला का राब्ता दुनिया भर से मुनक़ता था। शायद अखबारात भी उसकी रसाई से बाहर थे, जब ही उसे अपने दुश्मनों के अंजाम का इल्म न हो सका था, लेकिन उसे कैदी बनाने वालों को हर मामूली बात का इल्म था। सिरे के वाक़े के बारे में अखबारी क्यासराइयों ने बहुत से इम्कानात की निशानदेही की थी, लेकिन एलन ब्रेज समेत 6 आदमियों की हलाकत और 7वें जख्मी के अस्पताल में कत्ल के बाद वो वारदात सारे तफ्तीशी इदारों के लिए एक बेसरोपा मुअम्मा बनकर रह गई थी, जिसमें न मुजरिम का पता था न वारदात के मुहर्रिकात का। लेकिन गजाला को लिफ्ट देने वाले ट्रक ड्राइवर और उसके दोस्तों के लिए गजाला को सोनिया समझना बहुत सहल नजर आता था, क्योंकि वो भी एक खूबसूरत एशियाई लड़की थी और एक ऐसे इलाके में मुश्तबा अंदाज में मिली थी जहाँ एक धमाके के नतीजे में कम अज कम 5 कत्ल हो चुके थे। जैकब के भाई जोसेफ ने तवील बाजपुरस के नतीजे में पुलिस को सोनिया के जो मफरूजा खतोखाल फराहम किए थे वो हर लिहाज से गजाला से मुख्तलिफ थे, लेकिन एक बार गजाला पुलिस की तहवील में दे दी जाती तो काउंट्री और सिरे के मकानात से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स की बुनियाद पर उसके लिए अपना दिफा नामुमकिन होकर रह जाता। और शायद यही पहलू लूसी और उसके साथियों के पेश नज़र था। और मुझे जेर कर लेने के बाद गजाला वाले मामले में भी ब्लैकमेलिंग कर सकते थे। गजाला से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए मुझे हैरत हुई थी कि उसने लूसी को सुल्तान का हुलिया बताया था, मगर शोन ने सारी तवज्जो मेरी ज़ात पर मरकूज कर रखी थी। लेकिन ज़रा सा गौर करने पर उसके असबाब में फाजे हो गए। शोन ने खुद कहा था कि मेरी शनाख्त सुल्तान की वजह से हुई थी, तो उसका मतलब था कि गजाला को लूसी की कैद में बेबस करते ही वो हमारी तलाश में लंदन आ पहुंचा था। फिर शायद वो पार्क होटल के मैनेजर से अपने मरासिम की बिना पर सीधा वहीं पहुंचा। ये हमारी बदकिस्मती थी कि हमने उसी वक्त होटल छोड़ने का इरादा किया जब वो नीचे मौजूद था। उसने पहले यकीनी तौर पर सुल्तान शाह को शनाख्त किया, लेकिन वो ब्लैक मेलर होने की बिना पर हमेशा फ्री के मुखालिफ के कमज़ोर पत्तों पर गहरी निगाह रखने का आदी था। लिहाजा मेरा जेब में पड़ा हुआ बायां हाथ फौरी तौर पर उसकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। सुबह के अखबारात की दी हुई इतलात की रोशनी में जख्मी हाथ वाला उसका आसान शिकार साबित हो सकता था। लिहाजा उसने फौरी तौर पर सुल्तान शाह के बजाय मुझे अपनी तरजीह फहरिस्त पर ले लिया, क्योंकि गजाला को ब्लैकमेल करने के लिए तो सोनिया और सिरे में 5 आदमियों की हलाकत का हवाला ही काफ़ी हो सकता था। अगर वो सुल्तान शाह को भूल कर मेरे चक्कर में पड़ गया था तो हमें हिशाम भेजने वाली बात कहीं फिट न बैठती थी। सुल्तान शाह की हतमी शनाख्त के लिए उतर जाने की बात काबिल कबूल थी, मगर मुझे तो वो लंदन में ज़्यादा बेहतर तरीके पर खौफजदा करके रकम ईंट सकता था, क्योंकि इस शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़्यादा मुस्तैद और फाल थे। शोन के ज़रा से इशारे पर पुलिस की भारी नफरी किसी भी ऐसी इमारत को आनन फानन में घेरे में ले सकती थी जहाँ किसी जख्मी हाथ वाले की मौजूदगी का शुबा होता। फिर वो मुझे हिशाम जैसे गैर मारूफ इलाके की तरफ क्यों हाँक रहा था? उस नुक्ते पर गौर करते हुए मेरे बदन के मसामों से ठंडा ठंडा पसीना बह निकला। तो उसने फ़ोन पर बात करते हुए किसी सौदे का हवाला दिया था। उसका मतलब था कि वो मुझे हिशाम ले जाकर अपना कैदी बनाना और भारी दामों पर किसी के हाथों फरोख्त करना चाहता था। 20वीं सदी में भी बाज़ दूर उफ्तादा और गैर मुहज़्ज़ब इलाकों में कमज़ोर इंसानों की खरीद और फरोख्त राइज थी, मगर ये तिजारत इतनी आम नहीं थी कि लंदन जैसे बैनुल-अक़वामी शहर में राह चलतों के सौदे होने लगते। मेरे खरीदार सिर्फ और सिर्फ शीख के बड़े ही हो सकते थे, जिन्हें दाऊद ने जहन्नुम वासिल होने से पहले मेरी तरफ से पूरी तरह बदजन कर दिया था। शी अंधेरों में रेंगने वाली किसी जहरीली हजार पाबला की तरह थी। मैं उस मौजू पर जितना गौर करता गया उसी कदर यह ख्याल मेरे जहन में रासिख होता चला गया कि शोन किसी की मदद लिए बगैर मुझे कैद करके शी के हाथ फरोख्त करने के मंसूबे पर काम कर रहा था और गजाला के साथी को तलाश करते हुए इत्तेफाकन ही मुझे दरियाफ्त कर बैठा था।
जबकि उसके दिए हुए फ़ोन नंबर की मदद से मैंने बरतानवी सरजमीन पर कदम रखने के बाद पहली बार गजाला की न सिर्फ आवाज़ सुनी थी बल्कि उसके ठिकाने से भी वाकिफ हो गया था। कार्ड खुल चुके थे। साफ नजर आ रहा था कि शॉन मैकार्थी मेरे लिए भयानक मौत का पैगाम्बर साबित हुआ था, लेकिन गजाला की बका और आज़ादी के लिए मैं उसके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर था। फ़ोन पर उभरने वाली उसकी आखिरी चीख रह रह कर मेरे जहन में आसेबी अंदाज में गूंज रही थी और मैं बेचैनी के साथ शॉन के फ़ोन का मुंतजिर था ताकि उसे अपनी रजामंदी से आगाह करते ही शाम के सफ़र पर रवाना हो सकूं, जहाँ लूसी एक जहरीली नागन बनकर गजाला को अपने खून अचाम हिसार में लिए बैठी थी। सुल्तान शाह का तजरिया दुरुस्त ही था कि शॉन न पुलिस का मुखबर था और न दुश्मन का करींदा, बल्कि वो खुद अपने मफाद के लिए काम करने का आदी था। आखिरी लम्हे तक अपना खेल खेलने के बाद वो अपनी शराइत पर अपने दुश्मनों के साथ सौदे पर नजर सानी भी करा सकता था, क्योंकि दाऊद ने शी के बड़ों की निगाहों में मुझे एक ऐसा नाकाबिल शिकस्त तफरीत बना दिया था जिसे जेर करने के लिए दाऊद को मिस्टर एक्स का काबिल रिश्क मनसब देकर ग्रुप 9 के मौत के हरकारे पिछले मार्के में झोंक दिए गए थे। उन इकदामात की नाकामी के बाद वो डैनी के लिए मुंह मांगी रकम दे सकते थे। हिशाम के साहिली कस्बे में गजाला की कैद का इंकशाफ होते ही सूरत हाल बिल्कुल बदल कर रह गई थी और मुझसे फौरी तौर पर किसी फैसला कुन कार्रवाई की मुत्तकाजी थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से महज उसकी खातिर तवील सफ़र करके लंदन पहुंचा था। लेकिन वो मेरी लंदन पहुंचने से पहले ही नागजीर हालात का शिकार होकर उन लोगों की तवील से फरार हो गई थी जो वीरा की तरफ से उसकी हिफाजत और मेहमानदारी पर मामूर किए गए थे। और तवील रिपोशी के बाद अब पहली बार उसका कोई सुराग हाथ आया था। जब तक गजाला से मेरी बात नहीं हुई थी सूरत हाल खासी मुख्तलिफ और महफूज थी। गजाला को लूसी की कैद में कोई खतरा नहीं था, मगर उससे फ़ोन पर बराह रास्त रब्ता होने के बाद उसके लिए खासी दुश्वारियां पैदा हो सकती थी। लूसी वापस आने के बाद फ़ोन से मुंसलिक टेप रिकॉर्डर पर मेरी और गजाला की गुफ्तगू सुनकर चौकन्नी हो सकती थी। गनीमत यह था कि बदली हुई आवाज़ में अंग्रेजी में होने वाली गुफ्तगू खतरनाक नहीं थी, लेकिन उससे आगे लूसी उर्दू जैसी अजनबी ज़ुबान में होने वाले मुकालमात सुनते ही गड़बड़ा कर रह गई होगी। मुझे पूरा यकीन था कि गजाला उसकी बाज़पुरस के जवाब में उसे हरगिज़ कोई ढंग की बात न बताती, लेकिन उसकी वो मुज़ाहमत ताख़ीरी हरबे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। दूसरी गुफ्तगू का टेप किसी न किसी शनासा को सुनाकर मेरी और गजाला की उर्दू में होने वाली गुफ्तगू के मतन से आगाह हो सकती थी और बस वहीं से उसके लिए दुश्वारियां पैदा हो सकती थी, जिनमें लूसी के इंतकामी तशद्दुद के इम्कानात भी शामिल थे। दूसरी तरफ लूसी का जाली मामून दर हकीकत उसका करीबी शरीककार था और बदकिस्मती से मैं उसकी निगाहों में आ चुका था और यह भी यकीनी था कि उन दोनों में करीबी राब्ता बरकरार रहा होगा। मेरी और गजाला की गुफ्तगू से बाखबर होते ही लूसी शॉन मैकार्थी को उससे आगाह कर सकती थी और शॉन मेरे बारे में सख्त रवैया इख्तियार कर सकता था, मगर उस पूरे मामले में मेरे नज़दीक अहमियत उस बात की थी कि शॉन और लूसी बुनियादी तौर पर ब्लैकमेलर मालूम होते थे जो बड़े माली मफाद के लिए किसी सौदे में भी मुलव्विस हो सकते थे। ब्लैकमेलर होने की वजह से अपने मामलात की राजदारी उनके लिए सबसे अहम थी और वो ज़्यादा लोगों को एतमाद में नहीं ले सकते थे। उससे बज़ाहिर मुकाबला आसान था। लूसी गजाला पर मुसल्लत थी और शॉन हम दोनों की निगरानी कर रहा था। सुबह पार्क होटल में सामना होने के बाद से शॉन मुसलसल हमारे ताक़ुब में लगा रहा था और बज़ाहिर ये महसूस हो रहा था कि मेरे बाएं हाथ के बारे में एक नज़रिया कायम कर लेने के बाद वो हमें किसी कीमत पर भी अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देना चाहता। उसने पार्क होटल से किंग क्रॉस, उस ट्यूब स्टेशन, हाइड पार्क और फिर उस फ्लैट तक हर लम्हा हमारी निगरानी की थी और उस वक्त भी गालबन बिकन हाल मैंशन के कुर्ब-ओ-जवार ही में मंडला रहा था ताकि हम बुकला कर कहीं और फरार होने की कोशिश करें तो हमारी नकलो हरकत पर नजर रख सके। अगर शॉन मैकार्थी अपने होटल या किसी और ठिकाने पर मौजूद होता तो लूसी बासानी फ़ोन पर राब्ता कायम करने के लिए उसे नए इम्कानात से बाखबर कर सकती थी, लेकिन हमारे फिराक में लंदन की गलियों में भटकते हुए वो फौरी तौर पर लूसी की रसाई से बाहर था। जब तक वो खुद उसे फ़ोन न करता हिशाम के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ नहीं हो सकता था। उस एतबार से शॉन के फौरी तौर पर होशियार होने का कोई इम्कान नहीं था। अव्वल तो उसे हिशाम फ़ोन करने की कोई सूरत ही नहीं थी और अगर वो फ़ोन कर भी लेता तो लूसी घर पर मौजूद नहीं थी। मैंने बहुत एहतियात के साथ सारे इम्कानात का जायज़ा लेते हुए जब यह राय कायम कर ली कि शॉन मैकार्थी उस वक्त भी हमारी कमीनगाह की कुर्ब-ओ-जवार ही में मौजूद है तो मुझे अपना काम निस्बतन आसान होता नजर आने लगा। ज़रा सी एहतियात और मकारी से काम लेकर हम उसको बआसानी अपने रास्ते से हटा सकते थे। तुम मुसलसल खामोश क्यों हो? तवील सकूत के बाद सुल्तान शाह ने आखिरकार झिझकते हुए मुझे टोकी दिया। ये तो खुशी का मौका है कि तुम्हें इत्तफाकन ही उस वसी और इस इंसानी समंदर में भावी का सुराग मिल गया और तुम इस बारे में कुछ कर गुजरने की पोजीशन में आ गए। तुम्हारे ख्याल में हम इस वक्त क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे लहजे में सवाल किया, क्योंकि उससे तबादला ख्याल हमेशा ही सूदमंद साबित होता था। शॉन मैकार्थी हमें हिशाम की तरफ धकेलना चाह रहा है। हमें उसके हुक्म की तामील करना चाहिए। वहाँ पहुंचकर हम लूसी को फ़ोन करने की बजाय उसके मकान का सुराग लगाकर वहाँ धावा बोल सकते हैं। यह न भूलो कि शॉन किसी मकाल दोमड़ी की तरह हिशाम तक हमारा पीछा करेगा और पहली नकलो हरकत की आज़ादी देने की बजाय लूसी से राब्ता कायम करने का कोई मखसूस तरीका भी बताएगा। उसके बताए हुए तरीकाकार से इनराव करते ही
हम उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। ये काम इतना सहल नहीं है जितना नजर आ रहा है। हम उसे पहचानते हैं, कोशिश करेंगे कि उस रास्ते ही में कहीं गिर सके। हम ओछा वार करने का खतरा नहीं ले सकते। मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा, नाकामी की सूरत में वो लोग गजाला समेत इस तरह गायब होंगे कि हम उनकी धूल भी ना पा सकेंगे। मैंने रुक कर सिगरेट सुलगाई, फिर धीमे लहजे में कहा, गजाला से फोन का राब्ता अजीब अंदाज में खत्म हुआ है। बात करते करते अचानक उसकी तेज इस्तरारी चीख सुनाई थी और फिर लाइन बेचान हो गई थी। हो सकता है कि लूसी अपने घर वापस पहुंच गई हो। हमें शाम पहुंचने में ताखीर नहीं करना चाहिए। हमारी गफलत से भाभी को नुकसान भी पहुंच सकता है। बड़े खेल में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना जरूरी हो जाता है। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, गजाला ने खुद को खूनखार मर्दों पर फातेह साबित किया, इसलिए मुझे लूसी की हद तक कोई फिक्र नहीं है। हो सकता है कि उसने गजाला को फोन पर बात करते देखकर बेखबरी में उसके बाल नोच लिए या थप्पड़ मार दिया। मेरी निगाहें इस वक्त उस मामूली बातों की बजाय गजाला की आज़ादी पर मरकूज है। पता नहीं वीरा कहाँ गायब हो गई है। वो बुड़बुड़ा है। इस मौका पर वो हमारे लिए कारआमद साबित हो सकती थी। उसके नज़दीक शीम में अपने मकाम की बहाली ज़्यादा आम है। उसके बाद वो हमारी तरफ तवज्जो दे सकेगी। फिलहाल तो यही काफ़ी है कि उसने हमें सर छुपाने का एक ठिकाना फराहम कर दिया। लेकिन उसके आदमी अंधे ही थे जो शोन को अपने पीछे यहाँ तक ले आए थे। ठिकाना ज़रूर मिल गया है, लेकिन यह महफूज हरगिज़ नहीं है। शोन का हाथ हमारी शहरक पर रखा हुआ है। मेरे ज़हन में जो तजवीज़ है उसमें तुम्हारा किरदार बहुत अहम है। मेरी पुरख्याल लहजे में कहा, क्या? मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। उसने पूरी इश्तियाक लहजे में कहा, वक्त तेजी से गुजर रहा है। मैंने अपनी रस्ट वाच पर नजर डालते हुए कहा, थोड़ी देर में शोन का फोन आएगा। वो कॉल तुम्हें वसूल करना होगी। तुम्हें बस सिर्फ इतनी देर तक फोन पर उसे उलझाना होगा कि मैं समार से बाहर निकल सकूं। तुम मुझसे बहाना कर सकती हो कि मैं गुस्ल खाने में ना रहा हूं। इस तरह तो मैं चंद मिनट में ही उसे धोखा दे सकूंगा। उसके बाद भी वो तुमसे बात करने में कामयाब ना हो सका तो होशियार हो जाएगा। मुझे सिर्फ इतनी मोहलत चाहिए कि मैं उसकी नजरों में आए बगैर बेआवाज पिस्तौल समेत बाहर निकल सकूं। वो बहुत करीब से हमारी निगरानी कर रहा है। फोन करने के लिए उसे अपना मोर्चा छोड़ना होगा। मैं एक बार बाहर निकलने में कामयाब हो गया तो उसे जेर करना ज्यादा दुश्वार नहीं होगा। मैं अंग्रेजी में बस अपना काम ही चला सकता हूँ। उसको ज्यादा चक्कर देना मेरे लिए मुश्किल होगा। ये बताओ कि आखिर में मुझे उससे क्या कहना होगा? उसने पूछा। गुसलखाने में मेरी तवील मसरूफियत पर माजरत करते हुए उसे चंद मिनट बाद दोबारा फोन करने का मशवरा दे देना। चाहो तो बता देना कि हम उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही शाम जाने के लिए अमात आए, लेकिन तफसीलात वो मुझ ही से तय कर सकेगा। तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो, वो तशवीश ज़दा लहजे में बोला। रात के वाक़यात अखबारात में शाया होने के बाद चंद घंटे गुजरे हैं। इस वक्त शहर में हर शख्स चुकन्ना होगा। हाइड पार्क तक हम मजबूर थे, लेकिन एक ठिकाना मिलने के बाद जख्मी हाथ के साथ तुम्हारा बाहर निकलना मखदूश हो सकता है। मेरी मानो तो तुम ही यहाँ रुको, मैं बाहर निकल जाऊंगा। मुझे बस इतना समझा दो कि क्या करना होगा। तुमसे बात करने के बाद वो बिल्कुल मुतमिन और बेखौफ होगा। इस तरह मुझे किसी भी कार्रवाई में उसकी भरपूर गफलत से फायदा उठाने का मौका मिल सकेगा, जबकि तुमसे बात न होने की सूरत में वो भड़क सकता है। इन हालात में उसका मशवरा हकीकत पसंदाना था, जिस पर अमल करके ज्यादा बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते थे। मैंने लिहाजा पर गौर करने के बाद उसकी बात मान ली। ये बात ज़हन नशीन रखना कि शोन पक्का ब्लैकमेलर है। अगर वो मारा गया तो बहुत से लोग सुकून की नींद सो सकेंगे। मैंने कहना शुरू किया, असल मकसद उसे घेर कर फ्लैट में लाना है, लेकिन खुद को महफूज रखते हुए अगर उसे हलाक भी करना पड़ जाए तो थोड़ी भी चूक नहीं करना। यह खासा बारूनों को आबाद इलाका है। उसने झिझकते हुए हैरत से कहा, यहाँ खूनरेजी करके बच निकलना आसान नहीं होगा। उसे खौफजदा करके घेरना ही मुनासिब रहेगा। अब तक वो हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है, वरना यूं जोंक बंद करके पीछे न लगा होता। मैंने कमरे में बेचैनी के साथ टहलते हुए कहा, तो उसे हमसे रहम या हमदर्दी की जरा भी उम्मीद नहीं होगी। फरार की राह मसदूद पाकर वो शोर भी मचा सकता है। फिर वो जिंदा बचे, जख्मी हो या मारा जाए, तुम नहीं बच सकोगे। जो होगा देखा जाएगा। उसने बैग में से साइलेंसर समेत पिस्तौल निकालते हुए कहा, तुम्हारी याददाश्त बेहतर है, जरा मुझे इस जगह का महल्ले को समझा दो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद उसके जंगल में जा फंसूं। वो इलाका मेरे लिए भी नया था, लेकिन मैंने वीरा के आदमियों के साथ आते हुए ये देख लिया था कि बिकन हॉल स्ट्रीट बेकर स्ट्रीट से मिलती थी, और अगर हमारे फ्लैट वाली इमारत से निकलने के बाद सुल्तान शाह दाहिनी तरफ चल पड़ता तो चंद सौ कदम बाद ही बेकर स्ट्रीट आ जाती, जहां दाहिनी तरफ चंद कदम के फासले पर डाकखाने के आगे फुटपाथ पर पब्लिक बूथ नस्ब था। मेरे ख्याल में शोन के लिए वही करीब तरीन बूथ था जहां से वो हमें रिंग कर सकता था। सुल्तान शाह ने मैगजीन चेक करके पिस्तौल के नाल पर साइलेंसर फिट किया। फिर मेरे मशवरे पर उसने बेहोश करने वाली जादुई कीमियावी गैस की एक गेंद भी जेब में रख ली, ताकि किसी मौका पर आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल की जा सके। अपना प्रोग्राम तय करके हम दोनों बेचैनी के आलम में वक्त गुजार रहे थे। टेलीफोन की घंटी बजने लगी और मैंने चपट कर फौरन रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुनते ही मेरा दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि वीरा की आवाज़ थी, जबकि मुझे उसकी तरफ से इतनी जल्दी किसी राब्ते की उम्मीद नहीं थी। तुम कहाँ हो और कितनी देर में यहाँ पहुँच सकती हो? मैंने उसकी आवाज़ पहचानते ही सवाल कर डाला। मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ और उजलत में हूँ। तुमसे कल रात से पहले मेरी मुलाकात नहीं हो सकती। रिसीवर में उसकी सपाट आवाज़ उभरी।
मैंने सिर्फ यह मालूम करने के लिए फ़ोन किया है कि तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है। एक साथ कई दुश्वारियां खड़ी हो गई हैं। मैं फ़ोन पर बात नहीं कर सकता, वक्त निकाल कर थोड़ी देर के लिए चली जाओ। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मामला बहुत अहम है। सॉरी डार्लिंग। उसका लहजा खुश्क और हौसला शिकन था। मुझे लंदन से बाहर एक बहुत अहम मुहिम दरपेश है। मैं कल रात से पहले 1 मिनट भी नहीं दे सकती। शाम को एक डॉक्टर तुम्हारे जख्मों के इलाज के लिए आएगा। तुम फिलहाल आराम करो और अपनी तरजीहात को कल तक के लिए मुलतवी कर दो। मुझे उसके लातालकाना अंदाज गुफ्तगू पर यक बयक गुस्सा आ गया। एक रोज पहले तक मेरे साथ मारी मारी फिरने वाली अचानक ही इतनी मसरूफ हो गई थी कि उसने मेरे मुतालबे का सबब चाहे बगैर मुझे अगली रात तक हाथ पर हाथ रखकर बैठते रहने का मशवरा दे डाला था। डॉक्टर को भेजने की जरूरत नहीं, मैं भी मसरूफ हूँ, थोड़ी देर बाद यहाँ न मिल सकूंगा, मैंने तेज के आलम में जवाब दिया और उसकी कोई वजाहत सुने बगैर रिसीवर कर्डल पर डाल दिया। दिमाग खराब हो गया है। रिसीवर रखकर मैंने गुस्से से खुद कलामी के अंदाज में कहा, चीन में बहाली की उम्मीद होते ही उल्लू की पट्टी खुद को फिर से शुगर कोइन समझने लगी है। गलती तुम्हारी भी है। सुल्तान शाह ने आहिस्तगी से मुझे समझाना चाहा। वो मामले की अहमियत का अंदाजा नहीं लगा सके। अगर तुम भाभी का नाम भी ले लेते तो शायद वो तोड़ी चली आती। क्या कह रही थी तुमसे? लाड साहब की बच्ची कल रात से पहले वक्त नहीं दे सकती, बहुत मसरूफ है उल्लू की पट्टी। ये कटिया जुबान तुम्हें जेब नहीं देती। वो मुलामत आमेज लहजा में बोला, ये ना भूलो कि अब उसका मुस्तकबिल शीर से ही वाबस्ता है। हो सकता है कि उसे कोई काम सौंप दिया क्या हो। अचानक फिर फोन की घंटी बजी और मैंने ये समझ तो रिसीवर उठाया कि दूसरी तरफ ही वीरा होगी, लेकिन उधर से शोन की आवाज आ रही थी। मैंने फौरन हाथ हिलाकर सुल्तान शाह को निकल भागने का इशारा किया और उसने फुर्ती के साथ अपनी जगह छोड़ दी। क्या सोचा तुमने? जॉन मैकार्थी फोन पर पूछ रहा था। हम समझ रहे हैं कि तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम्हारी धमकियों के नताइज से महफूज रहने के लिए शायद हमें तुम्हारे अहकामात पर अमल करना ही पड़े, लेकिन तुम्हें यह जरूर बताना होगा कि तुम हमें हिशाम भेजकर कौन सा मकसद हासिल करना चाहते हो। मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, इस नुक्ते पर तुम पहले भी खासी बहस करके मेरा वक्त बर्बाद कर चुके हो, लिहाजा अब मेरा दिमाग मत चाटो। उसकी नागवार आवाज सुनाई थी, यह बताओ कि तुम तैयार हो या नहीं। उस वक्त मेरा रद्द-ए-अमल इस तरह था, अब मैं हर बात के लिए तैयार हूं। मैंने कहा, मैं जानता हूं कि मेरे जरिए तुम कोई बड़ा फायदा उठाना चाहते हो, और अगर मैं हिशाम जाने से इनकार कर दूं तो भी तुम अपनी मालूमात पुलिस के हवाले करने की हमाकत नहीं करोगे, क्योंकि इस तरह तुम्हें एक पैनी भी नहीं मिल सकेगी। उससे गुफ्तगू करते हुए मेरा जहन सुल्तान शाह में उलझा हुआ था। मेरा अंदाजा था कि उस वक्त तक वो बिकन हाल मेंशन से बाहर निकलकर बेकर स्ट्रीट की तरफ कम अज कम निसफ फासला तय कर चुका होगा। ये तुम्हारी खाम ख्याली है, उसने झिल्लाए लहजे में कहा। मैं तुम्हारी ज़हनियत को अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मैंने उसकी बेआरामी से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, तुम इतने अहमक नहीं हो कि महज मेरे इनकार पर अपने किसी बड़े फायदे से दस्तबरदार होकर लंदन पुलिस के हकीर से टाउट बनकर रह जाओ। दूसरी तरफ से रिसीवर पर एक गहरे सांस की आवाज आई। फिर वो बोला, हिशाम में दरअसल आज रात कुछ लोग तुमसे अहम मामलात पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। आज की रात गुजर गई तो मुझे एक कौड़ी भी नहीं मिल सकेगी और तुम मेरे लिए बेमसरफ होकर रह जाओगे। ऐसी सूरत में मुझे पुलिस ही की मदद करना होगी, क्योंकि ये हर अच्छे शहरी का फर्ज है। मुझे नहीं मालूम था कि यह फर्ज तुम्हारी बुनियादों में बैठ चुका है। मेरी दानिश में सुल्तान शाह को खासी मोहलत मिल चुकी थी, लिहाजा मैं बेखौफी के साथ उसका मज़ाक उड़ाने पर तुल गया। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि हिशाम में मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश रखने वाले मेरी किस हैसियत में दिलचस्पी ले रहे हैं। सिर्फ तुम्हारा जख्मी हाथ ही उनकी दिलचस्पी का बायस होगा, उन्हें नाम से कोई गर्ज नहीं। उसने मकाराना लहजे में कहा, तो क्या लूसी उन्हीं के लिए काम कर रही है? वो मेरी भांजी है, मामलात का वक्त और तरीकाकार वो ही तय करेगी। मैं तैयार हूँ। पुलिस के हाथों बेबस हो जाने से बेहतर होगा कि मैं तुम्हारी शराइत पूरी करके अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करूँ। क्या तुम हमें अपने साथ ले जाओगे? ब्रिटिश रेल से तुम बराह रास्त जा सकते हो, मेरी कोई जरूरत नहीं। मैं इख्तियार हंस पड़ा, यानी तुम हस्बे मामूल हमारा पीछा करोगे? मजबूरी है। उसकी आवाज़ आई, तुम रास्ता भी तो भटक सकते हो ना। मजीद चंद फिक्रों के तबादले के बाद दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया और मैं फुर्ती के साथ उस थैली की तरफ मुतवज्जा हो गया जिसमें हथियार मौजूद थे। चाय ले आऊं सर? जोड़ी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने खलीकाना अंदाज में उसे टाला और फिर दूसरा पिस्तौल अपने कोट की जेब में डालकर बाहर निकल गया। मेरी दानिश में उस वक्त अंदर बैठे रहना खतरनाक हो सकता था, जबकि बाहर निकलकर मैं शोन मैकार्थी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा सकता था। वो मुझे तनहा देकर उलझन में पड़ जाता और उस दौरान में सुल्तान शाह को अपना काम दिखाने का मौका मिल सकता था। अगर सूरत हाल काबू से बाहर होती तो मैं सुल्तान शाह की मदद भी कर सकता था। मैं फ्लैट से बाहर निकलकर इमारत के दाखिली गेट की तरफ बढ़ा तो मेरा दिल आने वाले लम्हात के लिए कनपट्टियों में धड़क रहा था, क्योंकि एक भरी पूरी शाहराह से किसी का अगवा आसान काम नहीं था। मगर हमारे से निकलकर मुख्तसर से बरामदे की सीढ़ियां अबूर करते हुए मेरा दिल खुशी और फख्र के जज्बात से लबरेज हो गया और कदम सीढ़ियों पर ही चमकर रह गए। बेकर स्ट्रीट की समत से सुल्तान शाह शोन मैकार्थी के पहलू पर पहलू चला आ रहा था। उसका एक हाथ जेब में था और शोन के चेहरे पर बरहमी और चिल्लाहट के आसार दूर ही से देखे जा सकते थे। मैं तेजी के साथ वापस पलटा और अपने फ्लैट की घंटी दबा दी। इंटरकॉम पर फौरन जोड़ी की इस्तफामिया आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने अपना मफरूजा नाम दोहराया तो फौरन ही बुजर की हल्की आवाज़ गूंजने लगी, जिसका मतलब था कि दरवाजे के बरकी कुफल खोल दिए गए थे। मैंने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोल लिया और उन दोनों की आमद का इंतजार करने लगा। खुश आमदीद शोन। उन दोनों के करीब आने पर मैंने खुश दिली के साथ कहा,
उम्मीद है कि हमारा ये हल्का फुल्का मजाक तुम्हें पसंद आया आका। हम आंख मचोली के बजाय आमने सामने का खेल ज्यादा पसंद करते हैं। उसने मुझे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरा। अगर उसे सुल्तान शाह ने पिस्तौल की जद पर न लिया होता तो यकीनन ड्योढ़ी ही में मुंह छोले पड़ता। जोड़ी ने हम तीनों का हैरत के साथ इस्तकबाल किया था और हमारे अंदर दाखिल होती फुर्ती के साथ दरवाजा बंद कर दिया था। वो घरेलू खादमा जरूर थी, लेकिन वीरा या उसके आदमियों के साथ काम करने की वजह से ऐसे गैर मामूली हालात की आदी नजर आती थी जो आम औरतों के लिए खौफ का बायस बन सकते थे। फ्लैट की महफूज चारदीवारी में घुसते ही मैंने अपना पिस्तौल जेब से निकाल लिया था। तमाम खिड़कियों पर दबीज पर्दे पड़े हुए थे, इसलिए इमारत के किसी हिस्से से हमारे देख लिए जाने का कोई इम्कान नहीं था। एक कमरे में पहुंचते ही मेरे इशारे पर सुल्तान शाह ने शॉन मैकार्थी की जामा तलाशी ले ली और नफरत के इजहार के बावजूद जरा भी वो मुजाहमत न कर सका। उसके पास से एक पिस्तौल के अलावा कुछ रकम भी बरामद हुई, लेकिन उसे बेनकाब करने में वो फूला हुआ लफाफा मुआमद साबित हुआ, जिसमें मुख्तलिफ लोगों की ऐसी तस्वीर मौजूद थी जिनके दबाव में वो अपनी हैसियत के अंदर हर मुतालबे के सामने झुक सकते थे। कुछ पुराने और बुसीदा खतूत भी थे जिन्हें पढ़े बगैर उनके मतन का अंदाजा लगाया जा सकता था। यह बात यकीन से कही जा सकती थी कि वो चंद अशिया शोन के वसी खजाने का अशीर भी नहीं थी। शायद वो उन्हें किसी फौरी मकसद के हसूल के लिए अपने साथ लंदन ले आता। सुल्तान शाह ने मेरे किसी मशवरे का इंतजार किए बगैर उन सब तस्वीरों को पुरजे पुरजे कर दिए। शोन ने इस तरह तौर पर उसकी तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन मैंने ललकार कर उसे अपनी जगह चमे रहने पर मजबूर कर दिया। अब अपने बारे में सब कुछ उगलते जाओ, वरना चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे और किसी को कानों कान भी खबर ना हो सकेगी कि तुम कहां दफन किए गए हो। मैंने उसे घूरते हुए कहा। उसके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं कहता हूं कि मुझे जाने तो, वरना तुम बहुत बड़े खसारे में होगे। मैं कच्चा खेल का भी नहीं खेलता। सुल्तान शाह ने झपट कर पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया और लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे हट गया और कालीन पर खून थूकते हुए हो रहा है, मैं ये बदले किन किन कर चुका हूँ। तुम जिस ज़ौ में हो वो खाक में मिलने वाला है। मैंने उसके एतमाद को खत्म करने की नीयत से कहा। हमें इल्म है कि लड़की तुम्हारी कैद में है, मगर अब यह खेल खत्म हो जाएगा। मेरे अल्फाज पर उसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी के आसार उभर आए। किस लड़की की बात कर रहे हो? उसने बेपरवाना लहजा इख्तियार करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। वही जिससे तुम हमारी शनाख्त करवाना चाहते हो, मैंने जहरीले लहजे में कहा। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि तुमने उसके साथ हमारा ताल्लुक कैसे कायम कर लिया। गालिबन उसका सारा एतमाद उसी एक नुक्ते के सहारे था कि गजाला हिशाम में लूसी की तहवील में थी, लेकिन मेरी जुबान से उसका जिक्र सुनने के बाद वो शिकस्त खोरदा नजर आने लगा। उसने मुजाहमत की सख्त कोशिश की, लेकिन जोड़ी की फराहम की हुई मजबूत टोरी के जरिए उसे बेदस्तों पा करके सुल्तान शाह ने उसके मुंह में कपड़ा ठोसा और उस पर थोड़ा सा तशद्दुद किया तो वो जुबान खोलने पर आमादा हो गया। उसके हथियार डालने पर उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया गया। उसके बारे में गजाला की राय 100% दुरुस्त निकली। उसे अपना कैदी बनाने के बाद जब शोन ने गजाला के कब्जे से 5000 पाउंड से ज्यादा रकम बरामद की तो उसकी नीयत खराब हुई। उसने सोचा कि वो गजाला के साथी को भी यरगमाल बनाकर वर्षा से तावान में भारी रकम वसूल करेगा। उसी लालच में फौरन लंदन रवाना हो गया। वहां पार्क होटल में मुझे और सुल्तान शाह को देखते ही उसके ज़हन में एक नया मंसूबा जाग उठा था। गजाला ने सुल्तान को हुलिया महज जुबानी तौर पर समझाया था, जिसके मुताबिक शोन ने सुल्तान को पहचान लिया, मगर वो फिर भी गजाला की तस्दीक जरूरी समझता था। उसके साथ मेरा जेब में पोशीदा जख्मी हाथ भी उसकी दिलचस्पी का मरकज बन गया, क्योंकि वो अखबारात में डेविड के कत्ल की तफसीलात पढ़ चुका था, जिसे टूटे हुए तेज धार शीशे से बुरी तरह उधेड़ा गया था। उसे मालूम था कि पिछले चंद दिनों से शहर में खूनरेजी हो रही थी। उसकी वजह से हेरोइन की तिजारत पर बालादस्ती रखने वाले लंदन के जेर जमीन हल्के खासी तशवीश में मुब्तला थे और अपने हरीफ के किसी आदमी पर हाथ डालने के लिए पूरी तरह कोशा थे। जॉन मैकार्थी की मालूमात के मुताबिक डेविड उन ही हेरोइन फरोशों का कारिंदा था और वो लोग डेविड के कातिल के बारे में मालूमात की भारी कीमत अदा कर सकते थे। लिहाजा शॉन मैकार्थी ने हमारे पार्क होटल से निकलते डेविड को कातिल के हवाले से उस करो के एक आदमी से राब्ता कायम किया और उसने फौरी तौर पर मेरी कीमत 20,000 पाउंड मुकर्रर कर दी। और शॉन ने रात को 11 बजे हिशाम के वाहिद पब में मिलने का पैगाम देकर होटल छोड़ दिया और हमारे पीछे हो लिया। उस तरह वो एक तीर से 2 शिकार करने के चक्कर में था। एक तरफ गजाला और सुल्तान को यरगमाल बनाकर भारी तावान वसूल करने का ख्वाब देख रहा था और दूसरी तरफ मुझे 20,000 पाउंड में फरोख्त करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि हिशाम में मुझे अपना कैदी बनाने के बाद वो डेविड के आदमियों से सौदेबाजी करके मुआवजे की रकम बढ़वाने में कामयाब हो जाएगा। उसका खेल बिल्कुल सीधा साधा था। उसका अंदाजा था कि पार्क होटल में हमसे मुलाकात की सूरत में उसकी लॉटरी निकल आई थी। उस पूरे किस्से में मेरी या गजाला की शिनाख्त कहीं जिक्र नहीं था और मुझे उम्मीद थी कि डेविड के साथी मेरे मामले में ज्यादा एहतियात या तैयारी नहीं करेंगे। मेरा ख्याल था कि वो लोग लंदन बल्कि बरतानिया में खासे ताकतवर थे और अगर शॉन मैकार्थी प्रोग्राम के मुताबिक रात के 11 बजे उनके आदमी से हिशाम के पब में ना मिलता तो वो उसके मकान पर पहुंच सकते थे, जहां मैं तो उनके हाथ ना आता लेकिन गजाला उनके कब्जे में चली जाती। पाकिस्तान में तंजीम के हल्के गजाला के लाहू के प्यासे थे और शायद लंदन में शी के आला जिम्मेदार उसके वजूद ही से लाइम थे, क्योंकि पाकिस्तान का एक मकामी मामला था। लेकिन मुझे खदशा था कि कहीं दाऊद ने मेरे खिलाफ अपनी कहानी में जोर पैदा करने के लिए शी की सुप्रीम कौंसल को गजाला के क्वाइफ उसकी तस्वीर समेत मुहैया न करती हूँ। ऐसी सूरत हाल में मैं लंदन में बैठकर वीरा के फारिग होने के इंतजार में वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था।
हमें अवलिन फुर्सत में गजाला को शॉन मैकार्थी के मकान से निकालना था ताकि वो नाकाबिल तसव्वुर मज़ालिम से महफूज रह सके। शॉन मैकार्थी हमारी तहवील में बिल्कुल बेबस था। उसका घनौना किरदार भी सामने आ चुका था, लेकिन वीरा से मशवरे किए बगैर मैं उसे फ्लैट में ख़त्म करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। अव्वल तो मुझे यही इल्म ही था कि जोड़ी की सेहत तक काबिल एतमाद थी। मारधाड़ के मनाजर को सह लेना और बात थी, लेकिन एक तंदुरुस्त और तवाना मर्द को बेजान लाश में तब्दील होते देखकर मजबूत असाब की मालिक बतेरी औरतें भी बेख्तियार चीखना शुरू कर सकती थी। फिर उस फ्लैट से लाश ठिकाने लगाने का मसला था, जो कम अज कम मेरे बस से बाहर था। वीरा ही उसका बंदोबस्त कर सकती थी, वरना वो लाश उसी फ्लैट में पड़ी सड़ती रहती, हत्ता कि एक दिन कुर्ब जवार में रहने वाले ताफुल की बिना पर पुलिस को उधर मुतवज्जा कर सकती थी। शॉन मैकार्थी से सब कुछ उगलवा लेने के बाद मेरा इशारा पाकर सुल्तान शाह ने दोबारा उसके दहाने में हलक तक कपड़ा ठोंस दिया और शॉन उस गलत फहमी में मुब्तला नजर आ रहा था कि शायद हम उसे आज़ाद कर ही देंगे। मैंने टालते हुए शॉन के करीब जाकर यूं ही उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल का दस्ता रसीद किया। बूढ़ी जोड़ी राहदारी से अचानक खुले हुए दरवाजे के वस्त में आके, सर क्या आप इसे मारने का इरादा रखते हैं? उसके होंठों से कपकपाती हुई आवाज निकली। उसका चेहरा धुआं हो रहा था और खौफ से फैली हुई आंखें शॉन के बदन पर मरकूज थी, जो साकत हो चुका था। फिलहाल तो बेहोश किया, चाहोगी तो मार भी देंगे। मैंने उसके करीब जाकर उसके चाने पर हाथ रखते हुए नर्म लहजे में सरगोशी की और वो मुझे यूं देखने लगी जैसे उसे मेरी दिमागी सेहत पर शुबा हो रहा हो। क्या मारने के बाद लाश का क्या होगा? उसने मनमनाई हुई तशवीशज़दा आवाज में पूछा और मुझे खुशी हुई कि उसे खूनरेजी के बजाय सफाई की ज्यादा फिक्र थी। यह मकान मेरी मुस्तकिल रहाइश का है, वो कह रही थी। अगर आप इसे मारकर यहीं सड़ने के लिए छोड़ गए तो मैं कब तक यहाँ रह सकूंगी? तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम एक दलेर औरत हो। हम इसे यूं ही बांध कर इस कमरे में मुल्हिक बाथरूम में डाल जाएंगे। इसके मुंह में कपड़ा ठूसा रहेगा। यह बहुत बदजाद आदमी है, इसे खाने पीने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं। तुम जिस किसी की तनख्वाहदार हो, जब वो रुजू करे तो उसे हमारे छोड़े हुए कैदी के बारे में बता देना। इसे छोड़कर क्या आप चले जाएंगे सर? उसने न्याज़मंदाना अंदाज में सवाल किया। हम कल तक वापस लौट आएंगे, ना लौट सके तो हमारा इंतजार मत करना। मुझे आप लोगों की खसूसी खबरगिरी की हदायत दी गई थी। मुझे अफसोस है कि आप एक रात भी इस छत के नीचे नहीं गुजारेंगे। हो सके तो अपनी रवानगी सुबह तक मुलतवी कर दें। वो खुशामदाना अंदाज में बोली, हमारा आज रात है शाम पहुंचना जरूरी है। मैंने संजीदगी से कहा, वापसी पर यहीं कयाम करेंगे, बस तुम जरा कैदी की तरफ से होशियार रहना। इसकी बंशें मजबूत हैं, लेकिन तुम्हें उम्र सीधा औरत समझकर वो शेर हो सकता है। उससे दूर ही दूर रहने की कोशिश करना। मैं बहुत नरम दिल हूँ सर, वो गर्दन झुकाकर बोली। इसे भूखा प्यासा न देख सकूंगी। इसके मुंह में ठुनसे हुए कपड़े पर वक्फे वक्फे से अस्काज या ब्रांडी टालती रहूंगी ताकि इसका हल्क तर होता रहे। तुम जानो। मैंने उसे तंबी करते हुए कहा, अगर एक बार इसने किसी तरकीब से तुम्हें गिरा लिया तो महज टक्करे मार मार कर ही तुम्हारी जान हलकार कर देगा। आप फिक्र न करें सर। वो मुस्कुराते हुए अपने एप्रन की जेब से एक तेज धार छुरी निकालते हुए बोली, इसके करीब जाते हुए, ये मेरे हाथ में रहेगी। उसने जरा भी मकारी दिखाने की कोशिश की तो बेहतरीन इसकी नोक इसके दिल में भोंक दूंगी। मैं उस नरम दिल बुढ़िया को घूर कर रह गया। बज़ाहिर मासूम नरम खुद नजर आने वाली वो औरत अंदर से बहुत संग दिल और सफाक वाक़ई हुई थी। और क्यों न होती, आखिरकार वो भी वीरा ही के ज़ेर साया रह रही थी, जो सर्दमहरी के साथ इंसानी लहू से होली खेलने में अपना सानी नहीं रखती थी। मुझे खुशी हुई कि मैं शॉन मैकार्थी को किसी सादालू औरत पर बोझ बनाकर नहीं जा रहा था। वो अपने काम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ मालूम होती थी। उसे 10 पाउंड टिप देकर हम दोनों ने वो फ्लैट छोड़ दिया।